हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करने वाले हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी तरह से आपको यानी फुल एक्सप्लेन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। क्योंकि ये आपके डिमांड पे वीडियो बनाया गया है। और आपको बता दें, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा जो यानी फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं और सब्जेक्टिव पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात है, जितना आपका यानी ऑब्जेक्टिव यानी 50 मार्क्स का है, उतना आपका तो सब्जेक्टिव भी है ना, तो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये आज आपके डिमांड पे ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप लोगों को 1K लाइक देना है। जम करके टारगेट है 1K लाइक का, तो सब बच्चों को यानी 1K टारगेट देना है, तब यानी मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बहुत जल्दी यानी लेकर के आऊँगा, राइट। तो इसमें हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को पहले बता दें कि हम लोग किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस किस टॉपिक को इतिहास के पढ़ने वाले हैं। तो बता दें आपको कि हम लोग हिस्ट्री के जो कवर करने वाले हैं, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन को हम लोग यानी कवर करेंगे। उसके बाद दूसरा, कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी हम लोग बताएंगे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं, ये भी आपके इसमें आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। महाजन पद से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा, राइट। उसके बाद आप लोगों का क्या, अशोक के धम्म के 2 सिद्धांत को लिखा है, ये भी आपको बताएगा। स्तूप क्या है, ये भी आपको बताया जाएगा। आईने ए दहसाला पर अतित शिक्षणीय टिप्पणी लिखे हैं, दीन इलाही संबंधित किससे हैं। तो हम बता दें, जितने सारे क्वेश्चन इसमें से आपको हम कवर करेंगे, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्योंकि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना, ये सभी NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे डेफिनेटली। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का VVI क्वेश्चन है और यही इसलिए इस क्वेश्चन को यानी चूज किया गया, पूरी तरह से यानी फिल्टर करके आप लोगों के लिए लेके आया गया है। तो चलेगा, इसको हम लोग पूरी तरह से उसके बारे में एक्सप्लेन करके जानते हैं। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पहला आपका ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें प्राचीन काल के मुख्यतः इतिहास पूर्ण काल की वस्तुओं का आधार पर पुराने आगात इतिहास का पता चल जाए। सीधी कहने का मतलब है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिससे जो पृथ्वी के तल पर जो छिपे वस्तु रहता है, सामग्री रहता है, उसके अतीत के भौतिक जीवन का यानी उसका काल को यानी हम लोग देखते हैं, यानी उसको प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी पुरातत्व कहते हैं, राइट। आपको यहाँ पूरी तरह से हमको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको अगर नोट करना है तो देखिए, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इसको लिख लेंगे आप कॉपी में, ठीक है। अगर आपको बाद में समय मिले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका और बाद में आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, राइट। तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। उससे पहले आपको फिर से आपको बता दें कि ये क्या होता है। यानी पुरातत्व वह विज्ञान है, यानी पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सीधे कहने का मतलब आपका इसका ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप फिर देखते हैं, कार्बन 14 विधि आपका क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन 14 विधि आपका क्या है। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। कार्बन 14 विधि क्या है, यानी कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। कार्बन 14 द्वारा काल निर्धारित करने की विधि, यानी पुरातत्व जीवन में विज्ञान में वस्तुएं एवं पौधों प्राप्त अवशेषों को मतलब क्या करता है, यानी आधार पर जीवन काल, यानी उसका जो ये देखिए उसका काल यानी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो ये कितने पुराने सालों की वस्तु हैं या कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यही एक कार्बन 14 विधि के माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि कितने साल के पुराने ये वस्तु हैं, कितने साल के पुराने चीज़ें हैं, उसको हम लोग अगर खोजते हैं तो यही कार्बन 14 के विधि के माध्यम से उसका हम लोग खोज कर लेते हैं। अगर इसका आपको आंसर लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पहले आप अच्छे से क्लास को पहले एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये इसके बारे में अगर आपको जानना तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 14 विधि कहते हैं। तिथि निर्धारण यानी तिथि जो होता है, तिथि निर्धारण करने की, यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को, तिथि निर्धारण आपको यहाँ थोड़ा सा लिखने में भी हमको परेशानी होती है। निर्धारण, तिथि निर्धारण मतलब तिथि निर्धारण जो होता है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कार्बन 14 विधि कहते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें जो होता है, ये जो होता है यानी इस विधि के अनुसार अगर किसी भी मतलब जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 में समान मात्रा में पाया जाता है, यानी कार्बन 14 यानी C12 और C14 जो होता है ना, यानी सभी वस्तु में समान मात्रा में पाया जाता है, वो जीवित में, ठीक है। जीवित में जो आता है ये क्या होता है, कार्बन यानी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, राइट। जब मृत्यु होने के बाद इसका जो विनाश की अवस्था में 12 यानी कार्बन जो 12, ये जो आपको लिखा है हम, ये कार्बन जो 12 दिए आपको, ये
ठीक है। ये तो आपका रहता है क्या, यानी ये स्थिर रहता है, ये कार्बन 12 जो आपका स्थिर रहता है। बट आपको अगर कार्बन 14 जो है ये निरंतरण यानी क्षय होने लगता है, यानी क्षय होने लगता है, ये जो निरंतरण क्षय होने लगता है यानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका यानी धीरे धीरे कार्बन 14 यानी खत्म होने लगता है और ये निरंतर क्षय होने लगता है। कार्बन अर्ध आयु, इसका आयु ज्ञात करने का क्या होता है, यानी आपको बता दें आयु ज्ञात करेंगे अगर इसका, तो डायरेक्टली आपको हम बता रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है आयु में, ठीक है। यानी 5568, ठीक है, 5568 प्लस 30 वर्ष, प्लस माइनस 30 वर्ष, नहीं 30 वर्ष, हाँ 30 वर्ष होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जितना यानी जो इसका अर्थात इन वर्षों में उस पदार्थ में सी की मात्रा आधी रह जाती है, इस प्रकार वस्तु का काल की गणना की जाती है। यानी सीधी मतलब सीधा बात है कि कार्बन 14 का जो मात्रा सी जो आप 14 का जो मात्रा होता है, सी 14 का मात्रा क्या हो जाता है, यानी धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आधी हो जाती है, ठीक है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगा, यानी जिस भी पदार्थ में, जैसे जो भी वस्तु का अगर हम लोग उसका अगर समय निकालेंगे, उसका अगर आयु निकालेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर उस वस्तु में यानी जिस भी वस्तु में अगर कार्बन 14 की मात्रा कम होती है तो उतना ही उसको प्राचीन वस्तु माना जाता है, राइट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताएं। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के चारों ओर बरामदे होते थे, ठीक है। स्नानागार के पानी से भरने के लिए एक कुआं भी होते थे, ये दोनों इसका क्या है, विशेषता होते हैं, ठीक है, राइट। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। महाजन पद से आप क्या समझते हैं, महाजन पद से आप क्या समझते हैं। आरंभिक इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता था। इस काल में प्रारंभिक आरंभिक राज्य नगरों लोहे के बढ़ते प्रयोग से सिक्के विकास के साथ जोड़ा जाता था। इसी काल को बौद्धिक जैन विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं को विकास हुआ था और इसका 16 राज्यों को मिलता था। यद्यपि महाजन पदों के नाम से सूची ग्रंथ एक समान नहीं हुआ, लेकिन वजिज मगध कौशल गुरु मतलब इस तरह का, यानी महाजन पद जो है, महाजन पद कितना था, टोटल 16 महाजन पद था। सबसे ज़्यादा अगर महाजन पद शक्तिशाली था तो वो कौन सा था, यानी मगध था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हाँ, अधिकांश महाजन पद पर राजा का शासन होता था। क्या इसका शासन होता था, अधिकांश राजा पर था, लेकिन गण एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों को सामूहिक शासन तथा इस तरह के प्रत्येक व्यक्ति राजा या राजन कहलाता था, ठीक है, इसको राजा या राजन कहलाता था। तो इसका सबसे ज़्यादा यानी किसका अधिकांश महाजन पद पर राजा का शासन होता था, राइट। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे है, अशोक यानी जो अशोक के 2 सिद्धांत को लिखे हैं। अशोक के धम्म के 2 सिद्धांत लिखना है आपको। इसका पहला सिद्धांत है सत्य बोलना, मनुष्य के सदा सत्य बोलना चाहिए। बिखोए की शक्ति की सत्य बोलना कहीं अच्छा है। अहिंसा, मनुष्य के मन, वाणी और कम से किसी जीव को दुख नहीं मतलब देना चाहिए। उसके बाद स्तूप क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे है, स्तूप क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि स्तूप क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध के अस्थियां पर अर्ध गोलाकार रूप में बने भवनों को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ के है, सांची और अमरावती के जो स्तूप है ये बहुत ज़्यादा यानी प्रसिद्ध है। और आपको बता दें स्तूप आपको समझ में आ गया है, यानी अधगोला यानी आधा गोला इस टाइप का जो रहता है, ये हो गया आपका अधगोला, ठीक है। ये इस टाइप का जो बना रहता है इसी को यानी स्तूप बोलते हैं, ठीक है। ये अधगोला यानी अधगोला जो होता है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्तूप रहता है, इस तरह का स्तूप बना हुआ रहता है, ठीक है। ये इस टाइप का जो आपको दिखाया इस टाइप का यानी क्या होता है, स्तूप बना हुआ रहता है। इसी को हम लोग अधगोला रूप में बने भवनों को स्तूप कहा जाता है, ठीक है, यानी स्तूप उसको कहेंगे। ये इस टाइप का रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तूप कहेंगे, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ के, सांची और अमरावती के स्तूप विश्व में प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आयना दाहशाला पर मतलब क्या है, अति संरक्षण टिप्पणी लिखे है। आयना दाहशाला क्या था पहले, तो दाहशाला प्रणाली के तहत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपज और उसकी कीमतों की हिसाब लगाया जाता था। औसत उपज की तिहाई भाग राज्य का हिस्सा तय किया जाता था, लेकिन राजस्व की मांग नकद शक्ल में सामने रखी गई। काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्यों के हिस्सा की नकद में तब्दीला करके किया गया। इस प्रकार के हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा ज़मीन पर उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्यों का हिस्सा प्रति बीघा रुपये में तय की जाता था। तो इसी को यानी आयना दाहशाला कहा जाता था, ठीक है। यानी उसका उपजों और उनकी औसतों कीमतों में जो हिसाब लगता था, उसका जो औसत निकाला जाता था, उसी को यानी आयना दाहशाला
कहा जाता था, राइट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर लोग 10 देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। दीन इलाही से आप क्या समझते हैं? तो दीन इलाही जो है ये क्या है, किसके द्वारा चलाया गया था, आपको पता ही होगा। यह अकबर के द्वारा ये चलाया गया था, ये धर्म है 1581 में ये धर्म चलाया गया था अकबर के द्वारा। इसमें ये चीज़ बताया जाता था कि अकबर इतिहास में महान उपाधि विभूषित इसका महानता मुख्य कारण रहा है। इसका ब्रिटिश साम्राज्य यानी जो इसका सीधी सीधी बात है कि वैवाहिक संबंध कुशल और प्रशासनिक कायम किया जाए, धार्मिक समाज के रूप में इसका दीन इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय, राष्ट्र धर्म के स्थापना करना जो हिंदू मुसलमान दोनों को ही माने दो। ये तो धर्म जो था यानी दीन इलाही यह दोनों के लिए था, हिंदू और मुसलमान के लिए था, यानी सबको एकजुट करने के लिए कार्य कर रहा था। 1581 में ये धर्म को आगे चलाया गया था, जिसमें ठीक है सभी को यानी सही राह पे चलने के लिए ये बता रहा था, ठीक है, इसमें दीन इलाही में, ठीक है। तो ये इसमें चला था कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर इसको बंद हो गया था, ठीक है। तो चलिए गाइस ये था आपका यानी पूरी तरह से 10 जो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। ये आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। और आपको बता दें ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी में स्क्रीनशॉट करके उसको नोट कर लीजिएगा बाद में। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपके स्क्रीन में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये भी आपके लिए आज का चैलेंज है, तो आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में सबका आंसर, राइट। तो चलिए बताइए, आपका समय इसके लिए आपको लागू होता है, 5 सेकंड में आपको बताना इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? चलिए तो आंसर आपका होगा क्या? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, या आपका दोनों, या इन दोनों में से कोई नहीं? तो बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको पता होगा, यानी दोनों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ये भी आपके लिए आज का चैलेंज है। लोथल कहाँ स्थित है? ये आपके लिए चैलेंज है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा लोथल कहाँ पे स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर होता है यानी लोथल कहाँ स्थित है, यानी जल्दी बताएंगे लोथल कहाँ पे स्थित है? चलिए गुजरात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, सिंधी का है, उर्दू का है, फारसी का है? तो बताइए, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताएंगे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? वेरी गुड, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, या पानाध्यक्ष, या आपका लौनाधीक्षक? तो राइट आंसर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया इसमें टाइपिंग में, ठीक है। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका लक्षणाधीक्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, या आपका हो जाएगा गुप्त वंश, या चोल वंश? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के बारे में आपको बताना है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो तीसरा शासक था, कहाँ का था? यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक था, बिंदुसार का पुत्र था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। तम्रलिप्त बंदरगाह स्थित है कहाँ पे? गुजरात में है, केरल में है, बंगाल में, या महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पे आ गया, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वीं शिलालेख, 11वीं शिलालेख, 12वीं शिलालेख, 13वीं शिलालेख? चलिए जल्दी बताइए, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएंगे। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? गंगा, सोन, यमुना, कृष्ण, कावेरी, इनमें से कोई नहीं? तो आपको हम बता दें पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी पर किया गया था, पुनपुन नदी पर किया गया था, ठीक है। चलिए तो ये आपका पुनपुन नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। पुनपुन सेट करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगर आपको इसमें एक और आंसर हो सकता है, इसमें इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा, सोन, पुनपुन तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका इनमें भी सही भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ देना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पुनपुन जो है इसका मिस हो गया है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना है, गंगा, सोन, पुनपुन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। मनुस्मृति की रचना की थी किसने? वेद व्यास ने किया था, वाल्मीकि ने किया था, मनु ने, या याज्ञवल्क्य ने किया था? तो आपको बता दें मनुस्मृति की जो रचना किया गया था वो मनु के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके डिमांड पे बनाया गया था। जो भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी को कलेक्ट किया गया था, और पूरी तरह से मैं आपको समझाने का भी प्रयास किया हूँ जहाँ तक, और आप लोग अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। तो मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल करता हूँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि आपके डिमांड पर जब वीडियो बनाया गया है तो आप मेरे डिमांड को आप जरूर पूरा करेंगे। 1 लाख मतलब 1K का इसका टारगेट है, मतलब क्या 1K का आपको
1K का टारगेट है लाइक का, तो आप लोग 1K टारगेट आप लोग पूरा कीजिए, अपना अचीव कीजिए, और हम भी अपने कार्य को अचीव करते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ, तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों में एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त भी क्लास में जुड़ पाएंगे, और काफ़ी मजे के साथ हम लोग क्लास को अटेंड करेंगे रोज का। ठीक है, तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का वीडियो को एंड करते हैं। जब तक ले जय हिंद जय भारत। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में।